हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी के अंदर करंट अफेयर्स रहे। आई होप आपने पूरे वीक प्रीलिम बूस्टर को फॉलो किया होगा। तो मोस्टली न्यूज़ तो हम वही कवर कर लेते हैं, थोड़ी कुछ न्यूज़ को हम थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में कवर कर लेते हैं कभी कभी, जो कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और मेंस के कंपोनेंट भी हम यहाँ पे डेफिनेटली डिस्कस कर ही लेते हैं, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स या और जो पॉइंट्स होते हैं हम कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में लिख पाएँ। राइट। और जैसा आप नोटिस कर रहे होंगे, इकोनॉमी जो आपको टेक्निकल है, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगी। बस कंसिस्टेंटली आपको ये सीरीज को फॉलो करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट दो चीज़ें आज के लिए आपकी होमवर्क रहेंगी। पहला है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपका कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको कोशिश करना अटेम्प्ट करने की, और मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा विद रिगार्ड्स टू कुछ जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में हमें क्रोनिक पुअर, चर्निंग पुअर, ट्रांसिएंट पुअर, आखिर इनका मीनिंग क्या होता है, ये एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज एशियन प्रीमियम। इसका अर्थ क्या है? देखो, यहां पर पहली बात तो न्यूज़ देखो क्या हुआ है कि जो सऊदी अरेबिया है ना, उसने एशियन प्रीमियम को कट कर दिया है। समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, मान लेते हैं एक कोई मार्केट है। ठीक है सर। अब मार्केट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्सन है हमारे पास यहाँ पे, वैभव खड़ा है। ठीक है ना। वैभव गया मार्केट में, और मार्केट में गया, उसने देखा कि मेरे गांव में ना सिर्फ एक ही स्टेशनरी की शॉप है। ठीक है। अब वैभव जैसे हजारों लोग और होंगे, ठीक है ना, उस गांव में रहते होंगे जो। अब कल को मान लो क्या हो गया, कल को सबको स्टेशनरी की जरूरत पड़ी। तो जब ये स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि स्टेशनरी वाला क्या कर सकता है? स्टेशनरी वाला अपनी मन मर्जी का प्राइस बोल सकता है। मान लो इसको बुक लेनी थी या कोई नोटबुक लेनी थी, एनीथिंग लाइक दिस, तो स्टेशनरी वाला बोलेगा कि यार इसके लिए 500 रुपये लगेंगे। अब रीजन क्या था? रीजन ये है कि उस पर्टिकुलर गांव के अंदर ना बस एक ही दुकान है स्टेशनरी वाले की, और कोई दुकान नहीं है। अगर वैभव ने इससे नोटबुक नहीं ली तो कोई भी और इसको ऑफर ही नहीं करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो स्टेशनरी की दुकान होगी ना, उसकी एक तरह से आप कह सकते हो कि मोनोपोली हो चुकी है, क्योंकि पावर इसके पास ज्यादा है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, ये बहुत सारे लोग हैं, इनके पास पावर कम है। ठीक है ना। बार्गेनिंग पावर किसके पास ज्यादा है? जो स्टेशनरी वाली दुकान होती है। तो ऐसे केस में ना हम इस स्टेशनरी वाली दुकान को बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब क्या? कि ये डिसाइड करेगा कि किसी वस्तु का दाम क्या होना चाहिए। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, वैभव और वैभव जैसे और बहुत सारे लोगों के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो कम है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम? प्राइस टेकर बोलते हैं। तो जब भी किसी इकोनॉमिक रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि एक बंदे के पास पावर ज्यादा होती है और सामने वाले के पास पावर कम होती है, ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में हमें प्राइस मेकर्स, जो बेसिकली प्राइस को डिसाइड करते हैं, और दूसरे प्राइस टेकर, जिनको उसी दाम के अंदर खरीदना पड़ता है जो कि उनको ऑफर किया जाता है, वो अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। चलो सर, ये बात तो चलो समझ आई। अब यहाँ पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं जब हम एशियन प्रीमियम पढ़ रहे हैं? देखो, एक्चुअल में आप नोटिस करो तो ज्यादातर हमारी जो एशियन कंट्रीज है ना, वहां पर जो हम ऑयल वगैरह होता है वो कैसे आता है? वो आता है इंपोर्ट के माध्यम से। ठीक है ना, खुद इतनी प्रोडक्शन यहाँ पे होती नहीं है। तो इस वजह से जो बाहर जो ऑयल आता है वो दूसरी कंट्री से आता है। इस वजह से डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज के ऊपर ऑयल के इंपोर्ट के लिए। अब जब ऐसा होता है कि मान लो ये कंट्रीज हैं, ये डिपेंडेंट होगी किसी बाहरली कंट्री के ऊपर, तो क्या आपको नहीं लगता ये जो बाहर की कंट्रीज हैं ये बन जाएंगी प्राइस मेकर, और हमारी जो एशिया की अलग अलग कंट्रीज हैं जो डिपेंडेंट है, ये बन जाएंगी प्राइस टेकर, क्योंकि इनको जो भी प्राइस ऑफर होगा इनको लेना ही पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो एक्चुअल में ना जो एशिया की कंट्रीज हैं उनके साथ ये दिक्कत आती ही आती है। तो होता क्या है ना, जब मैं बात करता हूँ एशियन प्रीमियम की, तो ये जो कंट्रीज हैं, ये जब एशिया की कंट्रीज को तेल बेचती हैं, तो वहां पर ना एक एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड कर देती हैं। कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो 50 रुपए का तेल इन्होंने मार्केट के अंदर बेचना था, पर इन्होंने बोला नहीं, एशिया वालों को ना थोड़ा महंगा बेचते हैं तेल, तो उन्होंने 3 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड कर दिया, तो वो बन गया 53। तो ये 3 रुपए जो ऐड हुए ना, एक्स्ट्रा ऐड हुए, ये एशियन कंट्रीज को पे करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एशियन प्रीमियम। तो कल को कोई आपसे पूछे ना एशियन प्रीमियम है क्या, तो जनरली आपकी जो ओपेक कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब मैं बता दूंगा अभी ओपेक के बारे में भी। तो ओपेक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशियन कंट्रीज से ना कहीं एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं अबव द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इसी को बोलते हैं एशियन प्रीमियम।
अभी सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, इस प्रीमियम को थोड़ा सा कम कर दिया है, जो भी एक्सपोर्ट वो इंडिया को करेंगे। आई होप एशियन प्रीमियम का मीनिंग आप समझ गए होंगे, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें भी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा सर ओपेक के बारे में भी जान लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, देखो इतनी सारी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, अब कोई कंट्री ऐसी है जो हो सकता है ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा दे, बाकी कंट्रीज सोच रही हैं कि नहीं ऑयल की प्रोडक्शन को कम करना है। ऐसा करने के ऊपर ना पता क्या होता है, जब कोई कंट्री अपने मनमर्जी से तेल का जो सप्लाई है बढ़ाती रहती है, उससे कहीं ना मार्केट में एक तरह की इंस्टेबिलिटी आ जाती है, प्राइस अचानक से ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। तो ऐसे केस में पता क्या हुआ, डिफरेंट कंट्रीज जो थी वो आई साथ में, उन्होंने कहा कि हम आपस में ना कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या कोऑर्डिनेट करते हैं कि भैया कितना हमें जो तेल है उसको यहाँ पे उतर कितना प्रोड्यूस करना है, ताकि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनी रहे मार्केट के अंदर। ये काम है ओपेक का। तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1960 के अंदर। उस टाइम के ऊपर 5 मेंबर्स यानी कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला, इसको आप विस्की के नाम से जान सकते हो, VISKI, ये नाम से आप जान सकते हो, दैट इज वेनेजुला, ईरान, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, कुवैत और आपका जो इराक हो गया। ये 5 कंट्रीज 1960 के अंदर बगदाद के अंदर इन्होंने फॉर्म किया ओपेक को। आज के टाइम के ऊपर ये कंट्रीज एक्सपैंड होती गई हैं और आज के टाइम के ऊपर ये 13 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। ये 5 तो पहले की ही थी, इसके अलावा लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गेबॉन, एंगोला, इक्वेटोरियल गिनी एंड कॉन्गो। देखो पता क्या होता है, इसके अंदर ना कंट्रीज आती जाती रहती हैं। जैसे गबॉन ने पहले अपनी टर्मिनेशन कर दी थी, मतलब मेंबरशिप को खत्म कर दिया था, फिर 2016 में उसने वापस ज्वाइन कर लिया। आज के दिन के ऊपर यही टोटल 13 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। पर जब भी आपको आपका एग्जाम होगा, आपको ध्यान में रखना है कि आप उसके पहले चेक करके जाओगे किसी ने अपनी मेंबरशिप तो नहीं खत्म करी या फिर कोई नया मेंबर तो नहीं आ गया। आज के टाइम के ऊपर इतनी ही है, टोटल 13 कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसके हेडक्वार्टर्स आपको वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऑस्ट्रिया है ना, वो खुद अपने आप में ओपेक का मेंबर नहीं है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है ना। ओपेक के अलावा एक ओपेक प्लस भी आपको देखने को मिलता है, जिसको आप वियना ग्रुप के नाम से भी जानते हो। यहां पर ना कुछ और कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रशिया एक यहाँ पे बहुत ही मेजर प्लेयर है। उसके अलावा और भी है साउथ सुडान, सुडान, ठीक है, ये सारी बाकी कंट्रीज भी हैं। पर रशिया सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेयर ओपेक प्लस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ध्यान क्या रखना है कि रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, पर ओपेक प्लस का रशिया मेंबर यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें इसके रिगार्डिंग पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा कॉबवेब साइकिल के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी देखो न्यूज में रहता है, चीजों के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से एक हमारे पास किसान है, ठीक है ना। किसान का नाम क्या है सर, देखो नाम अब तक आप गेस कर चुके होंगे, इस किसान का नाम है वैभव, ठीक है। अभी वैभव ने पता क्या देखा, इसने देखा यार कि ना कोई भी लेट से कोई XYZ प्रोडक्ट मान लेते हैं, मान लो ना हमने कोई XYZ हमने प्रोडक्ट मान लिया, लेट से शुगर केन को ही मान लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो शुगर केन तो बहुत ही कॉमन टर्म है, पर इसके अलावा भी मतलब मान लो, चलो टमाटर भी मान लेते हैं, ठीक है ना, टमाटर को मान लेते हैं, ठीक है। अब हुआ पता क्या, वैभव ने पता क्या देखा, वैभव ने देखा तो यार मार्केट के अंदर ना जिन किसानों ने इस बार टमाटर बेचा, जिन किसानों ने इस बार मार्केट के अंदर टमाटर बेचा, उनको बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अगले साल आप बताओ वैभव क्या करेगा, वैभव सोचेगा यार मैं भी क्या करता हूं, मैं भी टमाटर ग्रो करने लग जाता हूं, ठीक है। अब ऐसे केस में पता क्या होता है, वैभव ने ये चीज सोची कि यार वो टमाटर ग्रो करेगा और उसने करे भी। इसी तरह की चीजें वैभव के अलावा और जो किसान है उन्होंने भी सोची। इस वजह से आप खुद सोचो, जब इतने सारे किसान कहीं ना कहीं टमाटर ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से टमाटर की सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे किसान अब ग्रो कर रहे हैं टमाटर को, है कि नहीं। तो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, पर डिमांड तो उतनी ही होगी ना टमाटर की जितनी पहले थी। पर अब क्या हुआ है, अब किसान ने इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं टमाटर को, उस वजह से सप्लाई बढ़ चुकी है, पर डिमांड कांस्टेंट है। इस वजह से आपको नहीं लगता जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है या डिमांड उतनी ही रहती है, तो चीजों के जो दाम होते हैं, जो प्राइजेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। आंसर इज यस, ठीक है। सप्लाई बहुत ज्यादा है पर खरीदने वाले कम है, तो प्राइस बहुत कम हो गए। तो वैभव को यहाँ पे पता क्या हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। फिर अगले साल वैभव पता क्या सोचेगा, वो सोचेगा नहीं यार टमाटर के अंदर तो बड़ा ही नुकसान होता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहीं ना कहीं ना टमाटर नहीं उगाऊंगा, टमाटर की जगह कुछ और लगा लूंगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब वैभव जैसे बहुत सारे किसान सोचेंगे कि नहीं यार टमाटर नहीं उगाने, तो ऐसे केस में पता क्या होगा, टमाटर की सप्लाई कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, पर डिमांड तो उतनी ही है। अब यहां पर क्या हुआ, सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी ही है। तो क्या आपको नहीं लगता इस केस में क्या होगा, टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे।
हो पता क्या रहा है, ये एक साइकिल चल रहा है। जब बहुत सारे किसान क्या करते हैं, एक चीज को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी डिमांड कांस्टेंट होती है, तो उस चीज के दाम कम हो जाते हैं। फिर जब उनको लगता है कि नहीं यार इससे तो नुकसान है, वो किसी और चीज की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। तब कहीं ना कहीं मार्केट में उस चीज की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड तो उतनी ही है, तो उस वजह से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं कॉबवेब साइकिल। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मान लो प्राइजेस ज्यादा हैं मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा किसान आएंगे कि यार हम यही चीज सप्लाई करते हैं। पर जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगी, उस वजह से चीजों के दाम कम हो जाएंगे। अब दाम कम हो जाएंगे तो किसान या बाकी लोग भी सोचेंगे यार नहीं, हमने ये चीज सप्लाई नहीं करनी। और जैसे उन्होंने वो चीज सप्लाई करनी बंद करी, अकॉर्डिंगली क्या हुआ, उस चीज के दाम बढ़ गए। इस तरह से ना ये साइकिल चलता रहता है इस तरह से। इसी का नाम है कॉबवेब साइकिल। ठीक है, काफी बार न्यूज में रहता है। ठीक है, अभी रिसेंटली भी न्यूज में था थोड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। तो ये पर्टिकुलर कॉबवेब साइकिल का मीनिंग क्या होता है, इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। एक तरह का इस तरह से साइकिल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि ना फ्लक्चुएशंस को दिखाता है। ये कुछ वस्तुओं के दाम कम ज्यादा होते रहते हैं। इसी वजह से इसी को क्या बोलते हैं, कॉबवेब साइकिल हमें देखने को मिलता है। तो ये टर्म हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो एक्चुअल में ना एक एमएसएमई के रिगार्डिंग सर्वे हुआ था इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप के द्वारा। तो उन्होंने कुछ बातें करी कि एमएसएमई की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे कहीं ना कहीं इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर अच्छे से ग्रो करना है, तो एमएसएमई शुड बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एमएसएमई के रिगार्डिंग ना काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो ये ना रिवाइज्ड डेफिनेशन है। कई जगह ना अगर आप गूगल करोगे तो आपको कोई और डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगी, पर एक्चुअल में ना वो जो डेफिनेशन आपको गूगल पे देखने को मिलेंगी वो पुरानी है। जो लेटेस्ट है ना डेफिनेशन, वो यही है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी हुई है, क्योंकि बहुत जगह पे अपडेट नहीं हुआ है, तो वो पुरानी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर पता क्या है, जो भी आपकी चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या आपकी सर्विसेज वाली एमएसएमई हो, दोनों की सेम कैटेगरी है। पहले दोनों की अलग अलग होता था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ अलग कंडीशन है एमएसएमई के लिए, और सर्विस एमएसएमई के लिए कुछ अलग है। पर यहाँ पर अब इनको सेम कर दिया गया है। क्या डेफिनेशन क्या है कि वो हम एमएसएमई के अंदर माइक्रो की कैटेगरी में डालेंगे, जिनमें इन्वेस्टमेंट जो होता है प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट के ऊपर, वो 1 करोड़ से कम हो और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम। उसी तरह से स्मॉल किसको बोला जाएगा, स्मॉल बोला जाएगा कि जिनका आपका इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। उसी तरह से मीडियम किनको बोला जाएगा, जिनका 50 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर जिनका 250 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ये नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई थिंक अभी रिसेंटली पूछे भी गए हैं इसी साल ही। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको आइडिया होनी चाहिए। अब देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, एमएसएमईज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सर वो कैसे, क्योंकि देखो आप नोटिस करो, एग्रीकल्चर के बाद ना दूसरा जो सबसे बड़ा इंप्लॉयमेंट जनरेटर कौन है, वो आपके एमएसएमईज ही हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ही हैं। उसी तरह से एमएसएमई मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये बताते हैं कि लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने के पीछे जो हाथ है वो एमएसएमई का ही है। ठीक है ना, इंडिया में 6 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमईज आपको देखने को मिल जाती हैं। लगभग 30% जो इंडिया का जीडीपी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो यहाँ से आता है। अब जब इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ एक्सीलेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की तरह काम करते हैं। साथ में ही एक्सपोर्ट्स के अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 40% फोकस जो है या फिर जो 40% एक्सपोर्ट है वो इनके द्वारा ही आता है। अच्छी बात ये भी है कि ज्यादातर जो आपको एमएसएमईज है ना, 50% से भी ज्यादा, वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप नोटिस करो, अगर एमएसएमईज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो उससे क्या होगा, हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ हो पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह गए और शहरी क्षेत्र आगे हो गए। ये इस तरह से डिसबैलेंस ग्रोथ ना हो, इसके अंदर भी एमएसएमईज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी बहुत सारी एमएसएमईज के अंदर आपके वुमेन, आपके वीकर सेक्शन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे काम करते हैं, तो उससे उनका भी यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाती है। राइट, बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस मिलता है तो उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद मिलती है, और जॉबलेस ग्रोथ को टैकल करने के अंदर भी हेल्प होती है। देखो एक्चुअली में आप नोटिस करो, यहाँ पर ना एमएसएमईज के अंदर ना बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव काम उतना नहीं होता। मेजर काम क्या होता है, लेबर इंटेंसिव काम होता है। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की जरूरत रहती है यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मान लो कि आपको अपने गांव के अंदर काम नहीं मिल रहा, तो आप सोचते हो ना कि यार मैं शहर चला जाऊं, आपका मन नहीं होता शहर जाने का, पर आपको मजबूरी में जाना पड़ता है। पर अगर आपके गांव वगैरह के अंदर एमएसएमईज वगैरह खुलती हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो माइग्रेशन होती है, जो कि आप जाना नहीं चाहते, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन, उसको भी यहाँ पे चेक करने के अंदर हेल्प मिल जाती है। तो ये कुछ चीजें आपको एमएसएमईज के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर ना जो रिपोर्ट आई है उसने ये भी बात करी है कि लगभग जो आपकी ना 2 करोड़, मैंने आपको कितना बताया था, मैंने बताया था लगभग 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं। तो इसमें से अगर आप नोटिस करोगे ना, लगभग 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन के करीब करीब ना जो हमारी एमएसएमईज हैं,
वो हमारे उन्होंने उद्यम पोर्टल जो है ना एमएसएमईज के रिगार्डिंग, उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है ना। इन 2 करोड़ जो एमएसएमईज हैं उनके अंदर लगभग 13 करोड़ लोग के करीब करीब जो है, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंगली मतलब ठीक है रजिस्टर्ड हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो मतलब 10 करोड़, सॉरी 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड हैं इसके अंदर, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है ना। साथ में इन्होंने बात जो करी है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो एमएसएमईज हैं वो कम है, मतलब 27% एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम करती हैं और बाकी की जो 73% है वो यहाँ पर इसके अंदर आपकी सर्विसेज सेक्टर के अंदर काम करती हैं। आने वाले टाइम के अंदर ई कॉमर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे टाइम के अंदर हमें चाहिए कि ई कॉमर्स के साथ हम अपनी जो एमएसएमईज हैं इनको अगर इंटीग्रेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली उसके जो डिविडेंड्स हैं आने वाले कई सालों तक हम इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एमएसएमईज के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेंस में देखो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं डेफिनेटली एमएसएमईज के रिगार्डिंग, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पे अपने आंसर के अंदर यहाँ से मेंशन कर देने चाहिए। ठीक है, देखो लास्ट वीक मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मैंने आपसे एक चीज पूछी थी बियर के बारे में। देखो ये मैंने आपको क्लास में उस दिन करा दिया था लास्ट संडे को ही कि बुल क्या होता है और बियर क्या होता है। जब मैं बात करता हूँ ना कि मार्केट में कोई बंदा बुलिश है, बुलिश का मतलब होता है कि उसको लगता है कि यार मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है ना, जब बिग बुल का नाम सुना होगा ना तो मार्क बुल का मतलब उसी चीज को डिनोट करता है। बियर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जिसको लगता है कि नहीं यार एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो दाम है कहीं ना कहीं वो गिरने वाला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो दरअसल में इसी बात को डिनोट कर रहा है, तो बियर इसी को बोलेंगे। उसी तरह से देखो ये वाला स्टेटमेंट भी मैंने आपको साथ डिस्कस कर ही लिया था। यहाँ कह रहा है कि सेंसेक्स जो टॉप 50 के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल गलत है। सेंसेक्स के अंदर 30 होते हैं, जबकि आपको जो निफ्टी होता है वो निफ्टी नाम ही किससे है, नेशनल 50, तो 50 उसके अंदर होते हैं, सेंसेक्स के अंदर नहीं होते। दूसरा कह रहा है एनवाईएसई ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये बात भी गलत है। आपकी जो एम्स्टरडेम है वो दुनिया में आपको ओल्डेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट आपको ठीक है, ठीक है ना। जो सेंसेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं उनको अकॉर्डिंगली जो उनका वेटेज होता है उस हिसाब से अलग अलग वेटेज होता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। आई होप सारे के सारे जो टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आए होंगे, और जो भी आपके इश्यूज है इकोनॉमी के रिगार्डिंग कि आपको बहुत टफ लगती है वो टफ बिल्कुल ना लग के थोड़ी टेक्निकल लगेगी, पर जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं आई होप वो चीज़ें आपको क्लैरिटी उनकी मिलती गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।